बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सरेंडर किया गया है। और जो एक सवाल था कि आखिर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकता है और ऐसे इलेक्शंस को आगे कर सकता है, और फिर 8 अक्टूबर की ही तारीख क्यों दी गई? क्या वहाँ उस तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा? किसी भी सवाल के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन की अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जल्द होने जा रही है। कुछ तफसीलात तो आज की समात के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ गई है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया था और वो कल मुतलका कमेटी को भिजवाया गया था, तो मुतलका कमेटी से भी बड़ी जल्दी उससे मंजूर करने के बाद वापस पार्लियामेंट में भिजवाया गया है और वो आज पार्लियामेंट से मंजूर भी हो चुका है। पहले ये खबर सुन लें कि ये बिल जो मंजूर हुआ है इसके बाद होने क्या जा रहा है। कौमी असम्बली में ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट कवायदो ज़वाबित बिल 2023 अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। ऐवान में बिल से मुतल्लिक तरमीम भी पेश की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम की हिमायत की। तो ये जो बिल था आज मंजूर हुआ, लेकिन इस बिल की आड़ में नवाज शरीफ को भी जो NRO 2 था वो दिया गया। वो कैसे? इस बिल में चूँकि एक तो अज खुद नोटिस के इख्तियार के हवाले से कमेटी बनाने की मंजूरी हुई। बहरहाल इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये उड़ जाएगा, वहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। लेकिन चूँकि एक बिल आ चुका है, पेश हो चुका है, मंजूर भी हो चुका है, तो उसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो अच्छा, इस बिल की आड़ में जो एक NRO 2 दिया गया है नवाज शरीफ को, वो ये है कि नए अदालती इस्लाहात के तहत आज खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक नवाज शरीफ को भी मिल गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर मुतासरा लोग भी 1 माह में अपील कर सकेंगे। यानी कि जो नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला था उस पर भी अब नवाज शरीफ जो अपील है वो दायर कर सकेंगे और 1 माह के अंदर वो ये जो अपनी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकेंगे। तो ये भी एक जो NRO 2 का एक पार्ट था जो इन्होंने ख़ुद को दिया था, वो आज इन्होंने नवाज शरीफ को भी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये जाए तो फिर यहाँ से उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाए। तो एक चीज़ तो उन्होंने बिल की आड़ में ये भी कर ली गई है। फिर इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर सामने आया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो एक बेंच में मौजूद थे और एक केस की समाअत कर रहे थे। रेगुलर केस था वो, और उस केस की समाअत कर रहे थे और उस केस की समाअत के दौरान ही उन्होंने एक फ़ैसला या एक तजवीज़ या एक अपना जो फ़ैसले के अंदर एक जो ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से दी गई उसमें उन्होंने ये कहा कि उमर अता बंदयाल साहब को आज खुद नोटिस के केस की समाअत से उनकी जानिब से रोका गया। क्यों? क्योंकि बिल पास हो गया है, तो इस वजह से आप ये जो आज खुद नोटिस है इसको आप ना लें और इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के ये जो स्टेप उनकी जानिब से उठाया गया है इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उन्होंने CCPO लाहौर के तबादले के केस में जब पंजाब में आम इंतखाबात का जो मामला था वो आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था, तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा शोर किया गया था कि इन 2 जजेस की जानिब से अपना जो माइंड है वो शो कर दिया गया है। तो अब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वो भी एक हाफ़िज़ कुरान के इजाफी नंबरों के हवाले से ये केस था, वो केस सुन रहे थे और उन्होंने ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भेजा या जो ये ऑर्डर दिया और फिर उनके साथ जस्टिस मोइनुद्दीन साहब जो थे वो भी मौजूद थे, तो इस मामले को क्यों उस तरीके से नहीं हाईलाइट किया जा रहा, ख़ास तौर पर जब उस मामले को उन दोनों जजेस के ऊपर आपके सामने वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं कि कितना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। यहाँ तक कि वो जो बेंच था उस बेंच से भी इन दोनों जजेस की जानिब से अलहदगी इख्तियार की गई, लेकिन यहाँ पर इसको बड़ा पॉजिटिव करके हाईलाइट किया जा रहा है। बहरहाल पॉजिटिव है नेगेटिव इस मामले में आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को कंपेयर करके
एक एनालिसिस में सामने दे रहा हूँ कि किस चीज़ को कितना ज़्यादा उठाया जा रहा है, जिससे आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि इस वक्त जो तमाम तर मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल आज जो समाअत हुई है उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, इसका आज हुआ तो ये कि कल भी प्रोसीडिंग चलती रही, आज भी प्रोसीडिंग चलती रही और ये मामला अब कल मज़ीद 11:30 बजे तक गया है। 11:30 बजे इसकी दोबारा समाअत होगी और जो KP के एडवोकेट जनरल हैं और जो दीगर हैं वो अपने दलाइल देंगे। तो बारी बारी तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो इसमें दलाइल दे रहे हैं। बहरहाल आज उन तमाम सवालों के जवाबात मिल चुके हैं जो ये कोशिश कर रहे थे कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए और ये आज मामला भी उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से जो रिमार्क्स और जो जवाबात इनको दिए गए हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी तो होते रहे हैं और वो फिर क्या हम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भी निगरान हुकूमतें बनाते रहेंगे। तो इन रिमार्क्स ने सारे के सारे केस का जो पासा है, जो एक साइड है, वो इस तरह से भी तब्दील की है कि कल तक नून लीग सबसे पहले तो जस्टिस मंदुखेल साहब के हवाले से जो अपना बयानिया थी वो बिल्डअप कर रही थी, वहाँ से उनको नाकामी हुई। तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से ये बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया। कैसे, ये कुछ तफसीलात हैं ये उस केस के हवाले से सुने और ये पूरा काफ़ी चूँकि घंटे वो केस चलता है तो लबो लबाब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से जब ये सवाल सामने आया तो उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या हर ज़िमनी इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत लानी पड़ेगी? सदर को फरवरी में होने वाले इजलासों से क्यों आगाह नहीं किया गया? जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते तो तारीख तजवीज़ ही क्यों की गई? तो पहले तो इलेक्शन कमीशन के वकील को उनकी जानिब से ये कहा गया और ये वाले 2 रिमार्क्स जस्टिस उमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से दिए गए कि आप अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो प्रेसिडेंट को क्यों कहा, उनको तारीख क्यों तजवीज़ की और उन्होंने तारीख भी दे दी, फिर आपने शेड्यूल भी जारी कर दिया और फिर उसके बाद आपने जो है वो अदालत को इन तमाम तर चीज़ों से आगाह नहीं किया और ख़ुद ही जो फैसला है वो दे दिया। इसके अलावा जस्टिस उमीनुद्दीन साहब का ये भी कहना था कि जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते तो तारीख तजवीज़ ही क्यों की गई। फिर इसके अलावा इसी मामले पर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जुलाई 2022 में पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। अब ये उस सवाल का जवाब सामने आ रहा है कि जो ये कहते हैं कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो फिर जब कौमी असम्बली के होंगे इलेक्शन तो फिर उसके ऊपर इमरान खान असरअंदाज हो सकते हैं। तो जब ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो तब किसकी हुकूमत होती है, तब क्या निगरान हुकूमत होती है? और अभी जो पीछे 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो तब किसकी हुकूमत थी? तब तो आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत के नीचे ये जो ज़िमनी इलेक्शंस थे वो हुए। तो क्या अब हम वहाँ पर भी ये चीज़ कर दें कि निगरान सेटअप जो है वही आकर यही ज़िमनी इलेक्शंस भी करवाएगा? तो ये सवाल का जवाब भी आज उनको मिल गया। मज़ीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि रिमार्क्स ये दिए गए कि आम इंतखाबात में निगरान हुकूमत होना आइनी ज़रूरत है। ये असम्बली वक्त से पहले तहलील करने की भी आइन इजाज़त देता है। और ये जो सवालात उठा रहे थे कि इस तरह से तो कोई भी वज़ीर आला होगा वो जब चाहे असम्बली तहलील कर दे, तो इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये एक आइनी इख्तियार है। अगर उन्होंने तहलील कर दी है असम्बली तो ये उनका आइनी हक़ है, आइनी इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए असम्बली को तहलील किया है। इस पर मज़ीद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कहा गया कि इस किस्म का नुक्ता निगरान हुकूमत कैसे उठा सकती है। इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब, क्योंकि ये सारे वो दलाइल दे रहे थे, उनके साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आइनी अदालत में मुकदमा चल रहा है, दलाइल देना मेरा हक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब में 20 हलकों में इंतखाबात मुंतखब हुकूमत ने करवाए थे। 20 हलकों के इंतखाबात में कितने वाक़यात हुए थे जिनसे इंतखाबात मुतासिर हुए? पंजाब की निगरान हुकूमत का इलेक्शन की ताख़ीर पर क्या मौक़िफ़ है? जिस पर ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क सामने आए, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सूबे में पहले इलेक्शन हुए तो कौमी असम्बली का इंतखाब मुतासिर होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कहा गया कि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत में तोसी कैसे कर सकती है? अगर आप इलेक्शन 8 अक्टूबर तक लेकर जा रहे हैं तो निगरान हुकूमत अस खुद कैसे जो तोसी है वो कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कैसे तोसी जो है वो उनको दे सकता है, क्योंकि उनके फैसले से यही चीज़ हुई है। अच्छा, इस पर
मज़ीद जो है वो ये भी कहा गया कि समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए कुछ नहीं किया। ये रिमार्क सामने आए दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मजीद ये कहा कि तमाम असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी जाहिर कर सकता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हुकूमत पर इन्हसार करता है, हुकूमत ने बताना है कि वो मदद करने की पोजीशन में है या नहीं। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। तो ये वो इलेक्शन कमीशन के वकील के जो है वो दलाइल हैं, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारे का सारा मलबा डाल रहा है हुकूमत पर कि उन्होंने हमें ये नहीं दिया, उन्होंने हमें ये नहीं दिया, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने वंस अगेन ये स्टेटमेंट अब दे दी है कि अगर हुकूमत मुआवनत करे तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। इस पर जस्टिस जाजुल अहसन साहब की जानिब से एक मुकालमा भी सामने आया वकील इलेक्शन कमीशन से कि आपके दलाइल के मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाएं तो इलेक्शन कराने के लिए आप तैयार हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि तारीख मुकर्रर हो जाए तो इसे बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, सिर्फ पोलिंग का दिन नहीं पूरा इलेक्शन प्रोग्राम मौखर किया है। इस पर जस्टिस जाजुल अहसन साहब ने मजीद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। यानी कि अगर आप शेड्यूल में चेंजिंग करते हैं कि स्क्रूटनी इस दिन होगी, इस दिन नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन 30 तारीख एक तय हो गई है तो उसको आप खुद से कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इस तमाम तर मामले में आपने चूंकि प्रेसिडेंट से तारीख ली है तो फिर प्रेसिडेंट का जो किरदार है वही ख़त्म हो जाता है। फिर तो इलेक्शन कमीशन खुद से ही जो कोई तारीख है वो दे दे, और इसी चीज़ से इलेक्शन कमीशन पहले डिनाई करता रहा है जी कि हम तारीख नहीं दे सकते। अच्छा, इस पर मजीद ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि जहां मसला ज़्यादा है इस ज़िले में इलेक्शन मौखर भी हो सकते हैं। ये जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कच्चे के ऑपरेशन की वजह से पूरे पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कर दिए। KPK में इलेक्शन की तारीख देकर वापस ली गई। 8 अक्टूबर की तारीख पहले से मुकर्रर की गई। 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा जो सब ठीक हो जाएगा। तो ये आज जो रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से 3 सवालात करके इलेक्शन कमीशन को ये जो है वो जिसके जवाबात जो है वो नहीं दे सके, वो 3 सवाल भी मैं आगे आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल तो उन्होंने ये किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है, जिसका जवाब यही था कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल ठीक है कर सकता है लेकिन जो तारीख है वो नहीं कर सकता, और इलेक्शन कमीशन के वकील यहाँ पर आके फंस गए। दूसरे नंबर पर क्या इतने लंबे अरसे के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, और तीसरा नंबर ये कि निगरान हुकूमत की फिर क्या आइनी हैसियत होगी, क्या अगर इलेक्शन मुलतवी होंगे तो फिर निगरान हुकूमत इसके साथ चलेगी। तो ये उनकी जानिब से सवालात रखे गए। इसके ऊपर अब मज़ीद जो सारी डिटेल्स होंगी वो कल जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी दी जाएंगी। आखिर में मरीम नवाज़ का एक बड़ा ब्लेंडर उन्होंने आज जो कसूर में जलसा किया है उसमें एक बड़ा ब्लेंडर उनकी जानिब से किया गया है, और वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मरीम नवाज़ मेरी 12th मैन है। वाकई वो 12th मैन था। उन्होंने क्या कहा, एक 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो वंस अगेन प्रेशराइज करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। मरीम नवाज़ ने कहा अपने खिताब के अंदर कि आज अदालतों ने इमरान खान के कहने पर सो मोटो एक्शन ले रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहती हूं कि इसके पीछे ना लगें क्योंकि ये सहूलतकारों को इस्तेमाल करता है फिर बाद में उनकी मट्टी भी पलीद करता है। तो एक तो इन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये पैगाम भी भिजवा दिया कि आप इस सो मोटो से पीछे हट जाएं। ये जो सो मोटो है, ये जो आप इलेक्शन के हवाले से केस सुन रहे हैं, ये केस आप ना सुने। दूसरे नंबर पर मरीम नवाज़ ने इस जलसे के अंदर अपने खिताब में ये इकरार किया है कि इलेक्शन कब होंगे और इस वक्त ये मांग क्या रहे हैं, बूट जो है वो किस लिए ये पॉलिश कर रहे हैं। इस पर इन्होंने कहा कि पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन करा दो। पहले पलड़े तराजू के बराबर कर दो फिर इलेक्शन करवा दो। 2018 में नवाज शरीफ ने से साजिश के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड ली गई।
अब सहूलतकार जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएगा। तो ये सहूलतकारों को भी उनकी जानिब से जो मैसेज है वो दिया गया। मजीद वो कहते हैं कुछ जजेस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, फैसले आइन को देखकर नहीं ट्रक को देखकर होते हैं। तो मरीम नवाज जो हैं वो खुद ही अपने जो तमाम तर प्लान्स और इस वक्त क्या उनका चल रहा है, असल में वो मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ की वापसी। तो बहरहाल इसमें मजीद आगे क्या होता है, मामलात कहाँ पर चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त डट चुके हैं और नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन के हवाले से जो बड़ा फैसला है वो आने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।